हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने थोड़ा सा देख लिया था कि भाई पहले 5वीं यूनिट थी अपनी केमिकल काइनेटिक, यूनिट 5 पढ़ रहे थे हम केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति, इसमें हमने थोड़ा सा देखा था कि रासायनिक बल गति की होती क्या है, कोई भी अभिक्रिया है उसके वेग के बारे में या फिर उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का जो अध्ययन किया जाता है वो अपन रासायनिक बल गति के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। वेग क्या था? क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, वही क्या कहलाता है? आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और उसमें हम देख रहे थे प्लस और माइनस यूज कर रहे थे। प्लस तो किसके लिए यूज कर रहे थे? हम क्रियाकारकों के लिए हम जो वेग देख रहे थे उसके लिए हम प्लस का यूज कर रहे थे, और माइनस किसके लिए यूज हो रहा था? अपने प्लस तो उत्पादों के लिए यूज हो रहा था और माइनस आपके क्रियाकारकों के लिए क्या हो रहा था? यूज हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक हमने थोड़ा सा देखा था, कुछ क्वेश्चन भी देखा था आपने, एक दो क्वेश्चन भी देखे थे कि भाई यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ए और बी से बन रहा अपना प्रोडक्ट बन रहा है और उनमें यदि विलिप्त होने की दर और उनके प्रकट होने की दर यदि पूछी जाती है और किसी और की दी हुई होती है तो हम कैसे उसको करते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आप इसमें हम औसत वेग और तत्समयिक वेग होता है वो देखेंगे, वो क्या होता है। एक तो पढ़ेंगे औसत वेग, औसत वेग है ना। हम देखेंगे आज किसी अभिक्रिया के लिए औसत वेग। औसत वेग में क्या करना है, देखो जैसे ए से अपना क्या बना? उत्पाद बना, तो औसत वेग हमें देखना है तो उत्पाद के रेस्पेक्ट में, क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में ही हम देख सकते हैं। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं सांद्रता, इधर मैं ले लेता हूं समय। ठीक है, तो हमें पता है कि क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो क्रियाकारक का सांद्रता का समय के साथ क्या संबंध है? समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, क्या होती है? घटती जाती है। तो हमें ज्ञात करना है इसका औसत वेग क्या होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब फॉर एग्जांपल के लिए हम कभी चल के जाते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज आया, घर से चल के आया, तो चल के आया तो उसमें मेरा जो वेग है वो कभी तो क्या रहा होगा? कम रहा होगा, कभी क्या होगा? ज्यादा रहा होगा। तो वो क्या है कि लगातार परिवर्तित होता है। अब लेकिन घर से लगाकर कॉलेज तक औसत वेग क्या है? तो औसत वेग की जब बात करेंगे तो हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। जैसे कि 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, ये तो क्या था अपना? ये वाला वेग। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, ये तो क्या था? हम ले लेते हैं C1। ठीक है, C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? C2। तो C1 पे समय भी क्या होगा? T1, और C2 पे समय भी क्या होगा? T2। तो यहां से लगा तो यहां तक जो है अपना है ये हमें ज्ञात करना है, वही आपके क्या होगा? औसत वेग। और हम देखते हैं यहां से लगाकर ये हम देख सकते हैं कि ये ढाल ज्ञात करना है। और ढाल क्या है अपना? यहां से यहां देखें तो ये होता है अपने tan थीटा। मतलब हमें इस ग्राफ में हमें ज्ञात करना है tan थीटा। क्या ज्ञात करना है? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है आपके लंब बटा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। फॉर्मूला आपके है यही है, तो हमें tan थीटा ये होता है tan थीटा
साइन कोस और टेन। ये होता है साइन, ये वाला साइन थीटा, बीच वाला क्या हो जाएगा कोस थीटा, और वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। साइन कोस और टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा हमें निकालना है, और टेन थीटा होता है क्या है लंब अपॉन आधार। लंब तो अपना कौन सा हो गया ये वाला हो गया, और आधार कौन सा हो गया ये हो गया, ये हमें क्या तो टेन थीटा होगा वही इसकी क्या होगा औसत वेग होगा। टेन थीटा जो होता है वही क्या होगा औसत वेग होगा, या एवरेज रेट कह सकते हैं, ठीक है। वही इसका क्या होगा औसत वेग होगा। अब वो क्या होता है यहाँ पे लंब बटा आधार। अब लंब क्या है यहाँ पे ये वाला है, और ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम C2 माइनस C1 करेंगे तभी ये होगा। क्या करना पड़ेगा C2 माइनस C1, क्या करना पड़ेगा C2 माइनस C1, और नीचे क्या करना पड़ेगा T2 माइनस T1, ठीक है। और C1 C2 क्या है C1 C2 क्या है ये तो है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और C2 क्या है अंतिम सांद्रता। भाई दो पॉइंट के बीच में तो हमें एवरेज निकालना है, तो इन बिंदुओं के बीच में प्रारंभिक सांद्रता तो इसके लिए क्या हो जाएगी C1, और अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी C2 हो जाएगी। तो प्रारंभिक सांद्रता C1 और अंतिम सांद्रता क्या होगी C2 होगी। और T1 क्या हो गया प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक प्रारंभिक समय हो गया आपने, और T2 क्या हो गया आपने अंतिम समय। भी दो पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं, तो इन दो पॉइंट के लिए प्रारंभिक समय तो क्या हो गया T1, और इसके लिए T2 हो गया, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा देखो। अब देखो ये क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अब देखो सिंबल प्लस आएगा माइनस आएगा। देखो वैसे हमने देखा है कि क्रियाकार को लेके के लिए हम क्या यूज करते हैं माइनस यूज करते हैं, और यहां से भी अपन देखो C2 तो क्या है C2 से हमें क्या करना है C1 को निकालना है, ठीक है। तो अब T1 और T2 तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, T2 क्या होगा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और T1 क्या होगा कम होगा। तो अंतर यदि हम देखेंगे तो ये आएगा आपकी किस में आएगा माइनस में आएगा। और वैसे भी हम देखते हैं अपन देखते हैं तो जब क्रियाकारक की हमने बात की हम क्या लगा रहे थे माइनस लगा रहे थे। ये माइनस कहां से है यहां से है, C2 और C1 में से हम घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके रेट। अब यदि एवरेज रेट की हम बात करें तो क्या होगी, और यहाँ पे हमें माइनस प्लस कुछ लगाना नहीं है, ये हमें ये दर्शा रहा है कि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं एवरेज रेट क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। उत्पाद के रेस्पेक्ट में देखते तो क्या लग जाता प्लस लग जाता, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि देखो C1 तो ज्यादा होगा ना, C2 तो क्या हो गया कम हो गया। C2 तो क्या है कम है, क्योंकि C1 सांद्रता क्या थी अपनी ज्यादा थी, फिर समय के साथ सांद्रता क्या होगी कम हो गई। तो C2 तो क्या है कम है, कम वाला तो इधर है और ज्यादा वाला किधर है, सॉरी C2 तो इधर है कम वाला और ज्यादा वाला किधर है उधर है। तो ज्यादा वाला उस साइड में होगा तो क्या होगा सिंबल क्या आएगा माइनस ही आएगा। T1 और T2 की भी हम बात करें T2 तो क्या है ज्यादा है, T1 क्या है कम है, तो ये भी क्या आएगा माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा माइनस आएगा। जो भी आएगी रेट वो कितना आएगी डेल C और डेल्टा C और डेल्टा T। ये क्या है कि भाई लार्ज डिस्टेंस के लिए भी हम बात करते हैं ना किसी के लिए, तो हम क्या लगाएंगे डेल का प्रयोग करेंगे। अभी हम बात करेंगे इसके बाद में तात्क्षणिक वेग की, किसकी तात्क्षणिक वेग की, मतलब किसी पॉइंट पर किसी समय पर उसका वेग क्या होगा उसकी, तो उस स्मॉल टाइम हो जाएगा। तो स्मॉल टाइम के लिए हम ये यूज नहीं करके दूसरा सिंबल यूज करेंगे। क्लियर, ये थी अपनी औसत वेग। किसी भी अभी के लिए औसत वेग निकालना है तो ये निकलेगा, क्या होगा औसत वेग tan थीटा निकालना, ठीक है। ये हो गया औसत वेग। औसत वेग के बाद हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग, ठीक है। ये हो गया औसत वेग।
उसके बाद हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग। औसत वेग हुआ, इसके बाद में तात्क्षणिक वेग। जैसे औसत वेग था वैसे करके इसका बना देते हैं, ये बना देंगे। वहीं क्रिया कारक के एस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ये हो गया इसका समय, ये हो गया इसकी सांद्रता, बना देते हैं। ये तो अपने एवरेज रेट C1 C2 जो भी है, ये क्या था C1, ये C2, ये T1 और ये क्या था T2 था। अब तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी क्षण, किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पर उसका वेग क्या है। जैसे इस पॉइंट पर, तो इस पर पॉइंट पर ज्ञात करना, तो मैं इस यहां से एक सीधी रेखा निकाल, ये वाला निकाल, इस पॉइंट पर वेग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या था, दो पॉइंट के बीच में देख रहे थे अपन, अब क्या है किसी एक पॉइंट पे देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पर देखने के लिए क्या करेंगे, हम किस सिंबल का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, dx अपन dc अपन रेट बराबर क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बस इतना सा। जैसे वो क्या था, लार्ज डिस्टेंस की बात हो रही थी, लार्ज डिस्टेंस के लिए तो हम किसका यूज कर रहे थे, डेल का यूज कर रहे थे। अब क्या है, किसी पॉइंट पर छोटे से डिस्टेंस पर छोटा सा स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है। जैसे इस पॉइंट पर C1 से C2 तुरंत ही बना, उस समय की बात है। C1 से C2 बनने के एक क्षणिक समय पर उसको हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो स्मॉल चेंजेस के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, लार्ज के लिए हम डेल का उपयोग करेंगे। तो तात्क्षणिक वेग में केवल क्या कर लोगे, रेट क्या होगी अपनी dc/dt, ये बनेगा, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे, तात्क्षणिक वेग निकालना है तो तात्क्षणिक वेग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या पोस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लेना। ये क्या है, C2 minus C1 और T2 minus T1, इनसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। है तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या था आपके tan थीटा, दोनों क्या है आपके tan थीटा। आगे देखें तो बात करें तो औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया, वेग नियम की बात करें, किसकी बात करेंगे आगे, वेग नियम देखेंगे आप। क्या देखेंगे आप, वेग नियम। वेग नियम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, किसी अभिक्रिया के लिए वेग रेट लो, तो वेग नियम क्या होगा देखते हैं। पहले परिभाषा लिख लेता हूं मैं, वेग नियम किसी वेग नियम वह व्यंजक है जो वेग नियम किसी अभिक्रिया के लिए वह व्यंजक है जिसमें अभिक्रिया के क्रियाकारकों के सांद्रता के पदों को पर घातांक लगाकर
दर्शाया जाता है। वेग नियम किसी अभिक्रिया का वह व्यंजक है जिसमें अभिक्रिया के क्रियाकारकों के सांद्रताओं के पदों पर घातांक लगाकर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या व्यक्त करते हैं, कैसे भी, है ना। जो कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के व्यंजकों के या गुणांकों के समान हो भी सकते हैं और नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके वेग नियम। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं अपन एक एग्जांपल से। जैसे कोई अभिक्रिया है A प्लस B, अभिक्रिया से क्या बन रहा है C प्लस, तो ये क्या है आपने N1, ये N2, N3 और N, है ना। तो क्रियाकारक के पदों को क्या करना है, उसके सांद्रताओं के पदों पर क्या लगानी है, घातांक लगाकर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे देखिए इधर, जैसे इसकी मैं वेग नियम लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इधर से लिख लेते हैं इसको, जगह कम पड़ेगी, इधर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A था, अपने B है और क्या बन रहा है C और क्या बन रहा है D। ये तो N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। तो यदि मैं रेट के पदों में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या होगी, रेट किसके समानुपाती है, A के और B के। लेकिन यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, अब N1 और N2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, X और Y लिखूंगा। हो गया ना आपने। रेट क्या है, किसी भी क्रियाकारक जो है, रेट लॉ का अकॉर्डिंग जो अभिक्रिया का वेग है, उनको क्या है, किसी भी क्रियाकारक के पदों के ऊपर क्या लगाना है, घातांक के रूप में प्रदर्शित करना है। और X और Y का मान N1, X का मान N1 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, Y का मान N2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं। यहाँ लिख लेते हैं X बराबर N1 हो सकता है और X बराबर N1 नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब X का मान N1 के बराबर भी हो सकता है और नहीं, ठीक है। और y जो है वो N2 के बराबर भी हो सकता है और y जो है अपना N2 के बराबर नहीं भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं। y का मान N2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं, ठीक है। y का मान N2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें। ये रेट लॉ है। तो रेट बराबर, यदि आगे देखें तो रेट बराबर अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा और क्या लगा लेंगे A और B, ये होता है आपके रेट लो। क्या हो गया आपके रेट लो का रेट क्या होती है, ये होती है। अब जो x और y लगे हुए हैं, ये किसी भी संतुलित या स्टेकियोमेट्रिक जो अपनी भी इक्वेशन होती है, उनके जो अपने गुणांक लगे हुए आगे n1 और n2 और x और y। अब a की जगह y n1 भी हो सकता है और b की घात y है तो n2 भी हो सकता है और नहीं भी, दोनों ही बात है। ये श्योर नहीं है, क्योंकि वेग नियम क्या है, ये जो होता है अपना कैसा होता है, प्रायोगिक मान होता है। कैसा होता है, प्रायोगिक मान होता है। कैसा होता है वेग नियम अपना प्रायोगिक मान, एक तरह से प्रयोग द्वारा ये स्पष्ट होता है कि ये इनकी घातांक कितनी आएगी। यदि यहाँ पे एक है तो एक हो भी सकता है और नहीं भी। ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, थ्योरेटिकली हम नहीं देख सकते। ये क्या है, प्रायोगिक मान होता है। ये है आपका वेग नियम।
वेग नियम के बाद में हम बात करेंगे वेग नियतांक की इकाई। वेग नियतांक की इकाई, वेग नियम के बाद में हम देखेंगे वेग नियतांक की इकाई। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी जो हमने पढ़ा था ना, रेट इज इक्वल टू के, और ए की जगह यदि कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। तो ये जो के है, इसकी जो आपने जो देखनी है, एक्स वाई जेड लिख लो, एन लिख लो, एन लिख लो, ठीक है। के क्या है अपना, रेट कांस्टेंट है। इस के के लिए क्या करना है हमें, वेग, इस के हमें क्या निकालना है, इकाई देखनी है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है dx अपॉन dt, और अपने इधर क्या होता है, के होता है। के के लिए हमें क्या देखनी है, रेट इक्वेशन, के के लिए हमें देखना है कि भाई के की क्या होती है, ठीक है। तो के के लिए अपन देखते हैं, तो यदि मैं के का देखूं तो क्या होगा, k इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और इसकी इकाई की यदि बात करें dx की, तो dx, और नीचे अपन क्या ले लेंगे, ये की सांद्रता। देखो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, k को इधर लिया तो क्या हो गया, रेट ऊपर आ गई, और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी सांद्रता कितनी है, n, और रेट बराबर अपने क्या होता है, dx अपॉन, और x क्या है, सांद्रता ही तो है, क्रियाकारक की सांद्रता। तो k की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और नीचे क्या आ जाएगा, a की घात n। अब देखो dx क्या है, अपने क्रियाकारक की सांद्रता। तो सांद्रता को हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में तो लिखते हैं। सांद्रता को किस में लिखते हैं, ऊपर है अपने मोल पर लीटर, इधर देखो, इसको किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में तो लिखते हैं, और नीचे समय है उसको किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो यूनिट है ये होगी, तो इस पूरे रेट के ऊपर वाले यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और क्या होगी, सेकंड। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कोष्ठक में, ये पूरा अलग है, वो पूरा अलग है। नीचे भी क्या है, सांद्रता का पद ही तो है, ये क्या अपने सांद्रता का पद ही तो है। तो सांद्रता क्या होती है, कि मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई अभी n जो लिखते हैं, अभी के कोटि के हिसाब से तो लिखते हैं, तो हमें n का मान पता नहीं है। तो इधर मैं क्या लिखूं, n ही, क्या लिखे हमें, ओवरऑल यदि बात की जाए अभिक्रिया के लिए, तो आपके इकाई निकालनी है तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। अब देखो ये और ये समान पद है, तो ये ऊपर से चला जाए तो इसका घात 1 है, और इसकी ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान। मैथ में हमने पढ़ा ये नीचे वाला यदि ऊपर जाता है तो किसमें आता है, उसका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस में था, ये पूरा जो पद है ऊपर चला जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। लेकिन ये और ये पद क्या है, समान है, तो एक में से क्या लगा लूं मैं, ठीक है। और सेकंड यूनिट तो है, सेकंड यूनिट तो है। अब देखते हैं ये जो है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। देखिए अब यदि जीरो ऑर्डर की कोई अभिक्रिया है, यदि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो n का मान क्या हो जाएगा भाई, n का मान हो जाएगा अपने 0। तो देखो 0 हो जाएगा तो ये पूरा
ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला। तो अपने क्या बचेगा पीछे, जीरो ऑर्डर के लिए लिख लो थोड़ा समझने के लिए। ऑर्डर के लिए n का मान क्या हो जाएगा, जीरो। जब इसको n का मान जीरो लिखेंगे तो पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, ये मान जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये तो हो गया जीरो ऑर्डर, ठीक है। यदि फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर क्या होगा भाई, 1 होगा। अब देखो सॉल्व करके देख लेते हैं। मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और क्या हो जाएगा, सेकेंड। 1 में से 1 गया, क्या हो गया भाई, जीरो। और किसी भी पद का मान यदि जीरो हो जाता है, घात क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो उस पद पूरे पद का मान क्या होता है, 1। तो इसका पूरा मान तो 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखने से मतलब है नहीं, तो अपने क्या हो जाएगा, सेकेंड। यदि हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 2। यदि n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर 1 माइनस 2, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 1 में से 2 क्या बचेगा, -1, और -1 जब अंदर आएगा, ये ऊपर बचेगा आपके -1 बचेगा। -1 जब अंदर आएगा तो मोल पे तो क्या हो जाएगा, -1, लेकिन लीटर पे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा इधर, मोल माइनस लीटर पर क्या होगा भाई, माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, सेकेंड। तो ये